आज हमारे साथ स्टूडियो में खास बातचीत करने के लिए मुंबई से चल कर के आई समाज सेविका डॉक्टर जाह्नवी राजाध्यक्ष जी मौजूद हैं। आपका चिकित्सालय जो है क्लिनिक मुंबई में भी है और दमन में भी है। आपने जो है बीपीटी बेंगलोर यूनिवर्सिटी से फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया है। जाह्नवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्टूडियो में। चिकित्सा के क्षेत्र में जाने का मन कैसे बना, उसमें पढ़ाई करने का क्या ऐसा रहा कि जो है आप उस क्षेत्र को चुनी, क्या खास था उसमें? इस क्षेत्र को चुनने का खास यही था कि हम लोगों की सेवा कर सकें, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। मैंने बहुत समय पहले भी देखा है कि ओल्ड एज जो रहते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि मैं इस फील्ड में जाऊँ और लोगों की सेवा करूँ। और मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, मतलब इस तकलीफ़ को, इस बीमारियों को कैसे जड़ से हटाया जाए। तो उसके बाद में मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैं अलग अलग जगह पे ट्रेनिंग के लिए, मतलब आयुर्वेदिक पंचकर्मा के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया। उसके बाद में फाइनली वो रिसर्च आज काम में आई है। तो उस बीमारियों को हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, जो कि आयुर्वेदिक पंचकर्मा के साथ में, हम फिजियोथेरेपी के साथ में हम कर सकते हैं। उसमें मतलब पेशेंट्स को बहुत लाभदायक है इस चीज़ के लिए। जब पंचकर्मा और फिजियोथेरेपी में दोनों में डिफरेंट क्या है? पंचकर्मा एक मेडिसिन है जो कि आपको आयुर्वेदिक पंचकर्मा में वो आपको पता चलेगी, और फिजियोथेरेपी वो है जो हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं जो पंचकर्मा के साथ करना होता है। उससे आपका जो भी बीमारी है, जैसे भी जो भी बीमारी समझे, जैसे कि आपके घुटने में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, तो उसके लिए उसके बाद में आपका वो जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपको इस आयुर्वेदिक पंचकर्मा और फिजियोथेरेपी पे आपको ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी बात है। जब तक आप किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम फिलहाल ये रिसर्च पूरा कंप्लीट कर चुके हैं आयुर्वेदिक पंचकर्मा में, और साथ में मिलके फिजियोथेरेपी के साथ में मिलके आयुर्वेदिक पंचकर्मा हम स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, मुंबई से आप सोनभद्र चल के आई, पिछले साल 2025 में पहली यात्रा रही और आपकी सोनभद्र की ये दूसरी यात्रा है। मुंबई और सोनभद्र में डिफरेंट क्या पाती हैं आप? बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुंबई की ज़िंदगी तो बहुत भागदौड़ वाली ज़िंदगी है जो हमेशा चलती रहती है 24 घंटा। लेकिन सोनभद्र में मैंने बहुत कुछ अलग देखने को मतलब महसूस हुआ है। एक नई चीज़ ये है कि ये जो नई नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ख़ास तौर से जो ऑनलाइन पढ़ाई का एक दौर चला, कोरोना काल से इसकी शुरुआत हुई और गवर्नमेंट ने इसको और स्कूलों ने भी, इंस्टीट्यूट ने भी बहुत काफ़ी बड़े स्तर पे प्रचारित किया कि ये शुरू हो और बच्चे ऑनलाइन पढ़ें। और वो ऑनलाइन की लत इस स्तर पे बढ़ गई है कि बच्चे आज के डेट में मोबाइल लेकर के दिन भर मोबाइल पर ही रह रहे हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है बच्चों के ऊपर, ये जानना चाहते हैं। जी प्रभात जी, मैं बताना चाहती हूँ कि कोरोना के टाइम पे तभी अपने पास ऑप्शन नहीं था। तो जब कोरोना था तब पेरेंट्स भी घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे, तो माँ बाप, माता पिता जो है बच्चों के ऊपर ध्यान रखते थे, क्योंकि 24 घंटा घर में ही थे तभी। लेकिन उस चीज़ का एडिक्शन बच्चों को लग चुका है, तो वो एडिक्शन आपको दूर करना पड़ेगा। अभी आप फ़िलहाल में देखेंगे तो हर कोई बच्चा अपने हाथ में 5G फ़ोन्स वगैरह लेके, एंड्रॉयड फ़ोन लेके घूमता है। मतलब नॉर्मली जब पेरेंट्स चले जाते हैं जॉब पर तो मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, और दिन भर में बाद में डायरेक्ट रात को आते हैं। और बच्चे दिन में क्या करें, ऑब्वियसली फ़ोन विन करते होंगे, लेकिन फिर भी बच्चा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर बोला कि मोबाइल देख रहा हूँ तो चिल्लाएंगे, लेकिन मोबाइल तो आपने ही दिया है ना हाथ से, तो ऑब्वियसली बच्चा मोबाइल देखेगा ही। तो आपको उस मोबाइल को हटाना है। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अभी ऑनलाइन पढ़ाई भी चालू है, स्कूल ग्रुप्स में वगैरह जो भी पढ़ाई आती है, तो आप जो पेरेंट्स रहते हैं वो रात को आते हैं ना, तो आप तब देख सकते हो, बराबर। तो लेकिन अभी के पेरेंट्स कैसे हो गए, मतलब जॉब पे चले जाते हैं, बच्चों को एंड्रॉयड फ़ोन दे देते हैं। उस चीज़ का बच्चों को बहुत बुरा असर पड़ रहा है, एडिक्शन कभी हो गया कभी है। मैं देखता हूँ कि जैसे माएँ, छोटे बच्चे हैं, हाँ रो रहे हैं, दूध नहीं पी रहे जी, हैं, तो उनको मोबाइल पे ऐसे सॉन्ग्स लगा करके और कुछ कार्टून्स लगा करके बच्चों को दिन भर सुलाए रहती हैं। बच्चा दिन भर, छोटा सा बच्चा है, दिन भर मोबाइल देख रहा है। यही तो बंद करना होगा, क्योंकि ये एडिक्शन खुद अपने माता पिता ही दे रहे हैं अपने बच्चों को। पहले के ज़माने में था क्या, हमारे पास फ़ोन था,
हमारे पास फ़ोन की जानकारी हमें कुछ पता नहीं था। अगर बच्चे खाना नहीं खा रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो 2 कान के नीचे मारते थे माता-पिता। गिल्ली डंडा हाँ, और ये सब तमाम खपड़े उपड़े हाँ, वाला तो खेल, मारते थे, माँ गुड्डे मारती थी। गुड्डे गुड़िया हाँ, के खेल वो हुआ सब करते। करते तो थे। आज अभी क्यों नहीं वो सब? अब वो जनरेशन कहाँ है? वो जनरेशन रही नहीं अभी। तो आपको अगर आपके बच्चे की हेल्थ को अगर फिट रखना है तो आपको वो एडिक्शन बंद करना होगा। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में भी देखे हैं कि बच्चा वीडियो उसको देखा नहीं दिया इसलिए उसकी डेथ हो गई या फिर उसको कुछ तो मतलब साइड इफ़ेक्ट हो गया। बहुत कुछ चीज़ें मैं देख रही हूँ आजकल वीडियो में। तो ये सब रोकना चाहिए कि आप अगर आप बच्चों को खुद से आप लत दे रहे हो, बच्चों को, वो नहीं देनी चाहिए। मेरे बच्चों को भी मैं मोबाइल्स नहीं देती हूँ। हाँ, मेरे बच्चों के पास मोबाइल है लेकिन वो कीपैड फ़ोन है, सिर्फ़ कॉलिंग के लिए। सिर्फ़ कॉलिंग के लिए आपका जो भी स्कूल का होगा वो हम रात को आके देखेंगे। आइदर मी और माय हस्बैंड, दोनों में से एक करके हम रात को देख लें, जो भी है आप आके देख लेना। लेकिन आपको एंड्रॉयड फ़ोन नहीं मिलेगा। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब हम खुद से देंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं। वो एडिक्शन रुकनी चाहिए। इसी की वजह से बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ये स्पोर्ट्स इंजरी जब होती है तो थेरेपी में जो है कैसे ये क्विक रिलीफ देने के लिए क्या आपके पास कुछ ऐसा कोई वो। देखिए, क्रिकेट के लिए तो क्विक थेरेपी मतलब आप जब भी आपको क्रिकेट में आपको चोट लगती है, सबसे पहले तो आपको उस चीज़ को कवर करना होगा। जहाँ भी लगी होगी चोट आपको, वो सबसे पहले कवर कर लीजिए, या फिर हॉट बैग या फिर आइस पैक। हाँ, आइस पैक अगर आपको स्वेलिंग है, हॉट बैग और आइस पैक का जैसे जो इंजरी होगी उसके हिसाब से आप क्विक कर सकते हो तभी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद में अगर आपको ज़्यादा इंजरी हुई है, उसके बाद में एक्सरेस वगैरह करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा इंजरी हो गई हो तो थोड़ी बहुत होगी तो आप जो भी ज़ख्म में आपके लगे होंगे उसको तुरंत आपको ढक देना है पहले, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, ये बहुत दिक्कत आ गई अब तो। हम देखते हैं कि लगभग 55 से 60 साल की उम्र तक जाते जाते लोगों को घुटने ट्रांसप्लांट कराने पड़ रहे हैं, और फ्रैक्चर ऑपरेशंस जो होते हैं, इसमें फिजियोथेरेपी किस तरीके से काम करती है? ये सब अभी 55 टू 60 नहीं, मैं तो कहना चाहती हूँ कि अभी उससे कम वाले एज वाले भी उनको प्रॉब्लम हो रही है ये सब चीज़ें। इसका मतलब आपने पहले आपने मेडिसिन्स बहुत ली होंगी, मतलब जो भी आप मेडिसिन्स लेते हैं, मेडिसिन भी एक एडिक्शन ही है। मतलब किसी किसी को मेडिसिन की आदत हो जाती है, वो मेडिसिन आप जितना लोगे उतना आपको अभी तकलीफ नहीं देगी आपको, लेकिन बाद में एक एज सर्टेन एज के बाद में आपको वो तकलीफ देगी। इसलिए आप जितना हो सके मेडिसिन थोड़ा कम। इसलिए मैंने आयुर्वेदिक में रिसर्च चालू किया कि मुझे पंचकर्मा से मुझे वो ठीक, मतलब एलोपैथिक में मतलब कैसे रहता है, मतलब आप मेडिसिन ले तुरंत ठीक हो जाते, लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपको फ्यूचर में होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एलोपैथिक से ठीक नहीं होता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी होता है। लेकिन ये सबको पता होता है, लेकिन फिर भी लेते हैं, वो एडिक्शन ही हो गया उनको। तो इसीलिए मोस्टली हम लोग ने यही अभी कोशिश करें कि हम आयुर्वेदिक, पंचकर्म और फिजियोथेरेपी दोनों साथ में मिलकर जो भी बीमारी हो उसको जड़ से निकाल दिया जाए। अच्छा, ये ब्रेन स्ट्रोक और लकवा की जो बीमारी होती है, इसमें ज़्यादातर हम देखते हैं कि एक्सरसाइज में फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ लोकल स्तर पे भी जो काम कर रहे हैं, तो इसमें फिजियोथेरेपी किस तरह से काम करती है? जी, इसमें फिजियोथेरेपी बहुत 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 काफ़ी मतलब काम देती है, लेकिन ये हर प्रकार का अलग-अलग पैरालाइज़ अटैक रहता है। पहले तो राइट डायग्नोसिस होना चाहिए कि डायरेक्ट डायग्नोसिस करने के बाद में पैरालिसिस कौन से साइड में हुआ है और कौन सा पैरालिसिस हुआ है, वो पहले जांच करना बहुत ज़रूरी है। और ये लकवा जो हुआ है उसका 100% इलाज है, लेकिन आपको सही दिशा की ज़रूरत है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप मुंबई में हैं और कोई व्यक्ति ऐसा है जो ना हिंदी बोलता है ना वो अंग्रेजी बोलता है, और किसी दूसरी भाषा में, वो शुद्ध मराठी भाषा में बोलता है, और वो आएगा तो क्या आपसे अपनी प्रॉब्लम, मान लीजिए जैसे उसको पैर में घुटने में दर्द है या स्पाइनल प्रॉब्लम है, मराठी में आपसे कैसे वो बातचीत करता है, कैसे क्या कहता है, ज़रा इसको अपने मुंबई वाले टोन में, वहाँ मराठी भाषा में। बेसिकली तो मैं महाराष्ट्रनी हूँ, तो मतलब पूछते हैं ना, मतलब मैं मराठी में बात करूँ। हाँ, कैसे वो पूछते हैं, फिर आप कैसे उनको उत्तर देती हैं? मराठी में आते पेशंट बोलते हैं, मला गुडघ्याला खूप त्रास होतोय, उठायला बसायला त्रास होते, तर ह्याच्यासाठी काय उपचार आहे का, काय करायला पाहिजे, ये सब क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं भी उनको उससे में जवाब देती हूँ, जो भी भाषा हो, हिंदी या मराठी जो भी भाषा हो, जो जिसकी भाषा है उसके हिसाब से मैं उनको बोल देती हूँ।
ये देश के कई राज्यों में मुंबई में भी हुआ और दक्षिण भारत में भी तमाम जगहों पे भाषा को लेकर एक विवाद खड़ा हो जाता है बीच बीच में। तो इसको किस रूप में आप देखती हैं, इसको कैसा, मतलब इस देश के हित में इसको किस रूप में मानती हैं आप? मेरे हिसाब से मैं एक ही कहना चाहूँगी कि बस भाषा का विवाद नहीं होना चाहिए। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान तो हमारा है, तो हमें भाषा का विवाद करना ही नहीं चाहिए। एक सवाल आपसे व्यक्तिगत जीवन पर है कि आप एक गृहिणी भी हैं चिकित्सक होने के साथ, तो एक तरफ बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी है, सास ससुर भी जाहिर सी बात है होंगे, उनकी देख रेख करनी है, फिर पति हैं उनके कामकाज को, फिर इसके बाद ये पूरा इतना बड़ा 2-2 क्लिनिक, मुंबई में भी, दमन में भी क्लिनिक है, तो इसको संभालना, ऊपर से सोशल वर्क करना, और आप सोनभद्र तक चली आ रही हैं, तो ये सब कैसे आप मैनेज कर पाती हैं? बहुत सारी गृहिणियां हैं कि घर में जो है चूल्हे चौके में ही पूरा समय व्यतीत कर दे रही हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये सवाल मुझे काफ़ी लोग ने पूछा है। मतलब बहुत सारे, मतलब आजकल मुझे ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ अकेले नहीं हूँ। जब परिवार साथ होता है हमारे, तब उसके बाद है। जैसे कि मेरे सास ससुर तो इस दुनिया में नहीं है, वो तो हाँ स्वर्गीय है। तो इस सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि इसमें मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, वो तो हमेशा ही रहेगा। और सबसे बड़ा मतलब मेरे हस्बैंड का मेरे हाथ में, तन्मय नाम है उनका, तो उनको मैं प्यार से अनमोल बोलती हूँ, क्योंकि वो अनमोल है ही। क्योंकि हर चीज़ के लिए मेरे मतलब इंस्पिरेशन में उनको ही बताया, पूरे आपके साथ वो हाँ, खड़े रहते हैं हाँ, हर समय। हमेशा हमेशा। मतलब मेरे बच्चों का साथ मेरे साथ में है। एक लेडीज़ अकेली नहीं कर पाती ये सब चीज़, ये तो नेचुरली नहीं कर पाती, लेकिन उसके पीछे अगर उसका परिवार साथ में हो तो कुछ भी कर सकती है। मतलब मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मतलब मेरे हर समय में उनका साथ रहता ही है, कुछ भी हो। घर पे मैं जाऊंगी कितने भी दिन से बाद में, तो भी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे मुझे सवाल, मतलब नॉर्मली, जैसे मैंने अभी तभी आपको एडिक्शन के बारे में बताया, मोबाइल के बारे में। मेरे बच्चों को मैं कीपैड फ़ोन देती हूँ, तो उसके बाद में वो, हम जब भी रात में जाते हैं तो हमको वो आके सवाल करते हैं, मतलब हम उनको सवाल करते हैं, वो हमको सवाल करते हैं। मतलब यही रहता है ना, आप संस्कार और ये सब बातें करेंगे तो फिर आप मोबाइल का एडिक्शन दूर कर पाओगे। हम बच्चों से बात ही नहीं करते घर जाके, क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल कौन है, क्या चल रहा है क्या नहीं, सब कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ रह कर भी, कहीं भी रहूँ, मेरे फ़ोन कम से कम 10 से 20 बार हो जाते हैं घर में, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसके लिए ये सब में, मतलब परिवार साथ हो तो सब कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल। कल को अगर मैं कामयाबी हो जाऊँ तो उसके पीछे मेरे हस्बैंड का ही हाथ होगा क्योंकि इतना विश्वास ये कोई नहीं करता किसी पे। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि पुरुषों की सफलता में महिलाओं का हाथ है, लेकिन आपने पहली बार ये कहा, पुरुष समाज के लिए बड़ी अच्छी बात है, शुभ संदेश है आपकी मेरे तरफ सफलता से। के पीछे मेरे हस्बैंड का ही हाथ रहेगा हमेशा। हाँ। प्राचीन चिकित्सा पद्धति और प्राचीन थेरेपी, और आधुनिक शिक्षा पद्धति और आधुनिक थेरेपी, जो मशीनीकरण का दौर है, इसमें क्या अंतर है और कौन बेहतर है चिकित्सा के क्षेत्र में? मेरा मानना यही है कि आप मशीन से ज़्यादा आप मैनुअली थेरेपी अगर करोगे तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और अभी मैंने रिसर्च किया है आयुर्वेदिक पंचकर्मा में कि दोनों मिलके अगर आप मैनुअली थेरेपी करो और आयुर्वेदिक पंचकर्म करो तो उससे काफ़ी बेहतर महसूस होगा, मशीनों से ज़्यादा बेहतर महसूस होगा आपको। ये नई पीढ़ी में और जो बुजुर्ग हैं हमारे, उन दोनों पीढ़ियों को, और मतलब एक आम हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आधुनिक स्क्रीन की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में जो ये न्यूरो की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों को? ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ स्टॉप ऑल मोबाइल्स यूजिंग चिल्ड्रन, बच्चों, किड्स जो भी है, बच्चों लोग, आप लोग मोबाइल यूज़ करना बंद कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली बंद कीजिए, लेकिन उसकी लत मत लगाइए। आपको अगर कुछ देखना है तो आपके पेरेंट्स आएंगे तो फिर एक 5-10 मिनट देख लीजिएगा और फिर रख दीजिएगा, लेकिन मोबाइल की लत बिल्कुल मत लगाइए, आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम होगी उसकी। ये सोनभद्र की आपकी दूसरी यात्रा है। इसके पहले आप दिसंबर 2025 में आई थी, फिर सोनभद्र आना हुआ, और ऐसे दौर में जब आई हैं आप, जब यहाँ सोनभद्र में यहाँ की वन पर्यावरण
यहाँ की प्रकृति और संस्कृति को बचाने के लिए लोग आंदोलित हैं और यहाँ तमाम उद्योगों की स्थापना को लेकर के जो है यहाँ का जनमानस उद्वेलित है, वो आंदोलन करने को तैयार है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ की प्रकृति मिट जाएगी, पर्यावरण मिट जाएगा। सोनभद्र को आपने बहुत करीब से देखा है, तो क्या है इसके लिए, मतलब आप क्या अपील करना चाहेंगी देश की सरकार से सोनभद्र के प्रकृति पर्यावरण को बचाने के लिए? मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है और सोनभद्र बहुत खूबसूरत है। तो मैं ये नहीं चाहती कि मतलब यहाँ की प्रकृति जो कि नष्ट हो, कि ये प्रकृति जो प्राचीन कालों से वो ऐसे ही रहनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी देख सके। एक चिकित्सक के रूप में आप आई, आपने अभी हमसे एक बताया कि हम यहाँ जंगलों में गए, जड़ी बूटियों और इन सब चीज़ों को देखा और मैं एक नई शुरुआत सोनभद्र से करना चाहती हूँ आयुर्वेद और थेरेपी के क्षेत्र में। तो उसको फिर जब वो सारी वनस्पतियाँ मिट जाएंगी तो फिर क्या होगा इस धरती का? वनस्पतियाँ मिटनी नहीं चाहिए, इसलिए हमारी प्रकृति जो प्राचीन काल से है वो हमारी रहनी चाहिए। तो उसके बाद ही हम औषधियाँ बना सकते हैं। ये आप पेशेंट्स के लिए ही अच्छी है, क्योंकि अभी अगर आप सब मिटा दोगे तो फिर बाद में हमारी प्रकृति जो प्राचीन काल से वो नहीं रहेगी, ऐसी ही रहनी चाहिए। सोनभद्र में आपने सबसे खूबसूरत क्या चीज़ देखी, क्या अच्छा लगा आपको यहाँ की? आपको बताया विजयगढ़ किला जो आपको मैंने बताया था शुरुआत में, ऐतिहासिक वो चंद्रकांता का मुझे बहुत पसंद आया और मतलब बहुत बहुत अच्छा क्लाइमेट है। और अंत में ये मैं बहुत बड़ा धन्यवाद मैं आदरणीय रवि प्रकाश चौबे जी का देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों की सेवा में उनकी मदद कर सकूँ। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी कि मुझे ये मौका देकर और उन्होंने विश्वास देकर मुझे एक चांस दिया है। काफ़ी देर से आप हमारे सवालों पे रही, हम हमसे बातचीत करती रही। आप अपने तरफ से कुछ कहना चाहती हो तो कहें, जो आपको कहनी हो बात। अपने तरफ से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अब जो हम ये करने जा रहे हैं तो आपका हमें साथ चाहिए सोनभद्र में। आप जब ये ट्रीटमेंट थेरेपी जो भी है आयुर्वेदिक पंचकर्म विद थेरेपी, तो आप एक बार करवा के देखिए तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, आप ही के लिए किया जा रहा है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इसमें हमारा साथ दें। सोनभद्र के लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, या फिर कहीं भी, सोनभद्र में नहीं, कहीं भी ये वीडियो अगर कोई देख रहा होगा तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सोनभद्र आए, यहाँ आकर के आप हमारे स्टूडियो में आई, हमसे बातचीत की, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। धन्यवाद जी प्रभात जी आपसे।